अध्याय 6 एकमात्र विकल्प। गुप्त कक्ष में धनुष मनमर्जी से किताबें पलट रहा था। उसे सारी 28 बाहरी कला की गुप्त किताबें एक बार सरसरी नजर से देखने में केवल 2 घंटे लगे। दादाजी शंकरनाथ सही थे, बाहरी तकनीकों का अभ्यास करना वाकई बहुत दर्दनाक लगता है। उसके छोटे चेहरे पर भौहें सिमट गईं। इन 28 गुप्त पुस्तकों को देखकर धनुष को बाहरी अभ्यास के बारे में कुछ समझ आ गया। बाहरी तकनीक का अभ्यास विभिन्न तरीकों से शरीर को मजबूत बनाना होता है। इसका मतलब है लगातार प्रशिक्षण, थकान की सीमा को पार करना और शरीर की सीमाओं से आगे बढ़ते रहना। आंतरिक तकनीकों का अभ्यास तो बस ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। इसलिए अभ्यास के दौरान कोई दर्द नहीं होता, बल्कि अभ्यास के बाद शरीर ताजगी महसूस करता है। लेकिन बाहरी तकनीकों का अभ्यास शरीर की सीमाओं को पहचानना और उसे सबसे कठिन प्रशिक्षण से गुजारना होता है। इसीलिए यह बेहद दर्दनाक और कठिन होता है। यही दोनों साधना विधाओं में मूल अंतर है। बाहरी अभ्यास तकलीफदेह और थकाऊ होता है, फिर भी साधक सिद्धावस्था एक्सपर्ट नहीं बन सकता। आमतौर पर सिर्फ सामान्य लोग या गरीब परिवारों के लोग, जिनके पास कोई खास पृष्ठभूमि नहीं होती, वे ही बाहरी तकनीकें चुनते हैं। असली शक्तिशाली परिवारों के बच्चे हमेशा आंतरिक तकनीकें सीखते हैं। लेकिन धनुष का क्या? उसके पास 68 प्रथम श्रेणी की आंतरिक तकनीकें हैं, जिनमें से हर एक अद्भुत है। लेकिन क्या वह उन्हें अभ्यास कर सकता है? पहले मैं आंतरिक तकनीकें देखूंगा। भले ही मेरा शक्तिकोश अजीब है, शायद मैं उनमें से किसी का अभ्यास कर पाऊं। धनुष ने सोचा और आशा से भरकर एक गुप्त पुस्तक खोली, लेकिन पहले ही पन्ने पर वह स्तब्ध रह गया। आत्मिक बिंदु, संगम बिंदु, वायुकुंड बिंदु, चक्रद्वार बिंदु, त्रिऊर्जा चैनल, हाथ का अंत चैनल, पैर का तायांग चैनल। यह धनुष की आंखें फैल गईं। उसने इन नामों के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन असल में शरीर में उनकी जगह नहीं जानता था। किताबों में दिए गए चित्र भी बस सामान्य रेखा चित्र थे, जिनमें कुछ ही चैनल दिखाए गए थे। आंतरिक तकनीकों का अभ्यास लापरवाही से नहीं किया जा सकता। यदि ऊर्जा गलत चैनल में चली गई तो साधक की मृत्यु हो जाती है। लगता है मुझे अध्ययन कक्ष में जाकर चैनल और एक्यूपॉइंट्स की किताबें पढ़नी होंगी। कम से कम यह तो जानना जरूरी है कि कौन सा बिंदु कहां है, धनुष ने मन मारकर कहा। फिर उसने किताबें समेटी और गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। 6 दिन बाद धनुष फिर से गुप्त कक्ष में लौटा। हाँ, अब मैं पूरी तरह आत्मविश्वासी हूं। अब मैं सारी 68 किताबें आजमाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं उनमें से किसी का अभ्यास कर सकता हूं। धनुष के चेहरे पर उत्साह छलक पड़ा। आखिर वह केवल 8 साल का बच्चा था, जो हमेशा एक महान योद्धा बनने का सपना देखता था। इन 6 दिनों में चैनलों और एक्यूपॉइंट्स को समझने के लिए धनुष ने सेवकों से एक मनुष्य आकार की लकड़ी की मूर्ति बनवाई और डॉक्टर हरिशंकर नामक बूढ़े वैद्य से उस पर सारे चैनल और बिंदु स्पष्ट रूप से अंकित करवाए। पुस्तकों, लकड़ी की मूर्ति और डॉक्टर हरिशंकर से पूछताछ के जरिए धनुष ने आखिरकार आत्मविश्वास के साथ आंतरिक साधना शुरू करने की तैयारी कर ली। सबसे पहले मैं क्या अभ्यास करूं? अच्छा, यह वाला कमेंट ऑन द वाटर एलिमेंट, धनुष ने खुद से कहा और वह किताब उठा ली। यह साधना तकनीक कई 100 साल पहले प्रसिद्ध थी, लेकिन अब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। तकनीक के अनुसार धनुष ने पद्मासन लगाकर साधना शुरू की। आंतरिक साधना का पहला चरण होता है एनर्जी फील, यानी ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव करना। वास्तव में हर जीवित व्यक्ति अनजाने में पवित्र ऊर्जा अवशोषित करता है, लेकिन मात्रा इतनी कम होती है कि महसूस नहीं होती। अभ्यास का अर्थ है जितनी हो सके उतनी ऊर्जा को सचेत रूप से अवशोषित करना। 2 घंटे बाद धनुष का धैर्य टूट गया। ऊर्जा महसूस करो, ऊर्जा महसूस करो दादाजी। शंकरनाथ ने कहा था कि प्रतिभाशाली लोग इसे पहली बार में ही महसूस कर लेते हैं। मैं 2 घंटे से कर रहा हूं, फिर भी कुछ क्यों महसूस नहीं हो रहा? थोड़ी देर व्यायाम करने के बाद वह फिर से बैठ गया और कमेंट ऑन द वाटर एलिमेंट का अभ्यास करने लगा। 2 दिन बाद नाश्ता करने के बाद धनुष फिर से साधना में जुट गया। वह बेहद जिद्दी था, बार बार वही कमेंट ऑन द वाटर एलिमेंट का अभ्यास। 2 दिन बाद नाश्ता करने के बाद धनुष फिर से साधना में जुट गया। वह बेहद जिद्दी था,
बार बार वही कमेंट ऑन द वाटर एलिमेंट का अभ्यास करता रहा। वास्तव में एनर्जी फील्ड प्राप्त करने के लिए किस गुप्त पुस्तक का उपयोग किया जा रहा है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। धनुष पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसने कल्पना की कि ऊर्जा उसके चैनलों में बह रही है। धीरे धीरे उसका मन रिक्त हो गया। अचानक धनुष ने शरीर में एक हल्की ऊर्जा धारा महसूस की। 2 दिनों की कठोर मेहनत के बाद आखिरकार वह सफल हुआ। लेकिन उसी क्षण उसके दिल में उत्साह उमड़ पड़ा और मन की शांति टूट गई। ऊर्जा का अनुभव गायब हो गया। शांत रहो, उसने खुद से कहा। फिर उसने वही विधि अपनाकर उस स्थिति में लौटने की कोशिश की और थोड़ी देर में वह फिर से उस हल्की ऊर्जा को महसूस करने लगा। अब उसने ऊर्जा को एक स्मॉल राउंड में शरीर में प्रवाहित किया। जैसे जैसे ऊर्जा बहती गई, अनुभव और गहरा होता गया। एक चक्कर पूरा होने पर धनुष ने उस ऊर्जा को शक्तिकोश में संचित करने की कोशिश की। लेकिन यह क्या है? मेरा शक्तिकोश वास्तव में ऊर्जा संचित नहीं कर सकता? धनुष स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि जो पवित्र ऊर्जा उसने अभी प्रवाहित की थी, वह शरीर से बाहर निकल गई। शक्तिकोश पहले की तरह खाली था। लगता है अमनदीप चाचा सही थे। मेरा शक्तिकोश दूसरों जैसा नहीं है। यह ऊर्जा संचित ही नहीं कर सकता। जब सारी आंतरिक साधनाएं शक्तिकोश में ही ऊर्जा संग्रहित करती हैं, तो फिर अभ्यास का क्या मतलब? अब धनुष को सच्चाई समझ में आ गई थी। ब्रह्मांड में चाहे जितनी भी अलग अलग आंतरिक तकनीकें हों, वे सब एक ही बात पर निर्भर हैं। सारी ऊर्जा शक्तिकोश में संचित होती है और अगर वही काम न करे तो अभ्यास व्यर्थ है। अचानक उसकी नजर एक सुनहरी किताब पर पड़ी, एंसेस्ट्रल ड्रैगन आर्ट। बाकी सभी पुस्तकों के बीच यह सुनहरे पन्नों वाली किताब सबसे आकर्षक दिख रही थी। धनुष ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। एंसेस्ट्रल ड्रैगन आर्ट बहुत पतली थी, केवल 3 पन्नों की, लेकिन उन सुनहरे पन्नों पर छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा हुआ था। धनुष ने उस विधि के अनुसार अभ्यास शुरू किया। कुछ ही देर में उसने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। यह तकनीक अद्भुत थी। ऊर्जा का प्रवाह पहले से कई गुना तेज और शक्तिशाली था, लेकिन जब उसने उसे शक्तिकोश में संचित करने की कोशिश की तो वही बात हुई। ऊर्जा जैसे किसी सुराख से बाहर निकल गई। शक्तिकोश एक कीप की तरह था। सारी ऊर्जा उसमें डालो, फिर भी कुछ नहीं रुकता। धनुष निराश होकर हंस पड़ा। लगता है मैं गलत सोच रहा था कि आंतरिक अभ्यास में दर्द नहीं होता। अब तो साफ है कि मेरा शक्तिकोश किसी फनल जैसा है। सारी ऊर्जा बाहर बह जाती है। ऐसे में मैं आंतरिक तकनीकें कैसे सीखूं? पर उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी। असल में उसने पहले ही असफलता के लिए खुद को तैयार कर लिया था। आखिर अमनदीप, जो देवान राजवंश के 3 महान अमृतावस्था एक्सपर्ट में से एक था, उसने कहा था कि धनुष आंतरिक साधना नहीं कर सकता और इतना महान व्यक्ति शायद ही गलती करता। तो फिर बाहरी तकनीकें ही सही। अब से मैं पूरी शक्ति से बाहरी साधना करूंगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। कोई भी व्यक्ति शिवांतरा कॉन्टिनेंट में बाहरी तकनीक से सिद्धावस्था स्तर तक नहीं पहुंचा, तो क्यों न मैं पहला बनूं? आखिरकार वह सिर्फ 8 साल का बच्चा था। उसके अंदर अब भी वही बचपना था। बाहरी अभ्यास से सिद्धावस्था स्तर तक पहुंचना ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर कोई ऐसा कर पाए तो वह कितना अद्भुत होगा, यह सोचकर वह मुस्कुराया। 2 दिन बाद सुबह धनुष अपने अध्ययन कक्ष में किताब पढ़ रहा था। उसके पास 2 बड़े बुकशेल्फ थे जिनमें हजारों किताबें रखी थीं। वायु भी वहीं बैठा था ताकि अपने छोटे मालिक को परेशान न करे। तीसरे राजकुमार 8 बाहरी विशेषज्ञ आ गए हैं। वे लॉर्ड वाइस मैनेजर के नेतृत्व में आए हैं। वे कहते हैं कि वे आपको एक बाहरी तकनीक गुरु चुनने के लिए लाए हैं, एक सेवक ने आदरपूर्वक कहा। धनुष की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत किताब नीचे रखी और उत्साह से खड़ा हो गया। पहले से ही वह और शंकरनाथ इस पर बात कर चुके थे और उसने महल में सूचना भेजी थी। जब ईस्ट प्रिंस अविनाश को इसके बारे में पता चला तो उसने खास तौर पर सेना के महान योद्धाओं और पूर्वी क्षेत्रों के बाहरी विशेषज्ञों को वहां भेजने की व्यवस्था की थी। आखिर वे आ ही गए। हर्षित, जल्दी रास्ता दिखाओ। जी महाराज। हर्षित ने आदर से सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। धनुष मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे पश्चिमी बगीचे की ओर चल पड़ा। तो क्या होगा अब आगे? क्या धनुष बाहरी तकनीक से सिद्धावस्था तक पहुंचने में सफल होगा? क्या वह सबसे पहले ऐसा करने वाला योद्धा बनेगा?
जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड योद्धा धनुष, सिर्फ नॉवेल सीरीज पर। अध्याय 7। गुरु का चयन। पश्चिमी बगीचे के गर्म झरने से ज्यादा दूर एक प्रशिक्षण मैदान था। इस समय वहां काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। शंकरनाथ चाचा इस बार आए ये 8 बाहरी कला के विशेषज्ञ असाधारण हैं। इनमें से 4 सेना से हैं और बाकी 4 3 पूर्वी क्षेत्रीय जिलों के बेहद शक्तिशाली बाहरी विशेषज्ञ हैं। देखिए, वो सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ईगल क्लॉ किंग है और आगे प्रिंस मैंशन के वाइस मैनेजर पुलकित ने विनम्रता से शंकरनाथ को उन विशेषज्ञों के बारे में बताया। शंकरनाथ ने लापरवाही से सिर हिलाया और 8 बाहरी विशेषज्ञों पर नजर डाली। उसकी नजर ज्यादा देर किसी पर नहीं रुकी, यहां तक कि उस तथाकथित ईगल क्लॉ किंग पर भी नहीं। बाहरी कला के अभ्यास में चाहे वो उंगलियां हों, पंजे, पैर या पांव, जिस हिस्से को प्रशिक्षित किया जाता है वो सामान्य व्यक्ति से अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए, पंजों की कला का अभ्यास करने वाले लोगों की उंगलियां मोटी होती हैं और उन पर कठोर त्वचा की परत बन जाती है। ये सभी लोग शंकरनाथ चाचा की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे। ओह! शंकरनाथ चाचा की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने 8वें व्यक्ति, एक काले कपड़ों में ठंडे स्वभाव वाले आदमी पर नजरें टिका दी। वह आदमी बहुत मांसल नहीं था। उसकी मांसपेशियां दूसरों जितनी विकसित नहीं थीं, उसके हाथों पर कोई कठोरता नहीं थी। दिखने में वह किसी भी तरह से बाहरी कला का विशेषज्ञ नहीं लगता था, लेकिन शंकरनाथ चाचा की नजरें उस काले कपड़ों वाले व्यक्ति पर पूरे 3 सेकंड तक टिकी रहीं। अचानक उस काले कपड़ों वाले ठंडे व्यक्ति ने सिर घुमाया और सीधे शंकरनाथ चाचा की आंखों में देखा। उसकी आंखों से मानो बिजली की चमक निकल गई। हेमंत, तो यह तुम हो जनरल हेमंत? कौन सोच सकता था कि महाराजा तुम्हें यहां बुलाने के लिए राजी होंगे। अगर धनुष तुम्हें गुरु बना ले तो उसके लिए आगे चलकर विशेषज्ञ बनना कठिन नहीं होगा, शंकरनाथ चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हेमंत को बहुत अच्छी तरह जानता था। हेमंत ने उसी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा, महाराजा ने कहा है कि तीसरा राजकुमार जिसे चाहे उसे गुरु चुन सकता है। यह पूरी तरह तीसरे राजकुमार की दृष्टि पर निर्भर करता है। वरिष्ठ शंकरनाथ, अगर आपने गुप्त रूप से कोई सलाह दी तो भले ही वो मुझे चुने, मैं उसे शिष्य नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है सब कुछ धनुष की अपनी पसंद पर निर्भर करेगा। शंकरनाथ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये 8 बाहरी विशेषज्ञ असाधारण स्तर के थे। जो भी व्यक्ति बाहरी कला में इनके स्तर तक पहुंचा हो उसे महान गुरु माना जा सकता था। धनुष चाहे जिसे भी चुने वो श्रेष्ठ ही होगा। लेकिन शंकरनाथ के मन में गुप्त रूप से अपेक्षा थी कि धनुष हेमंत को चुने, क्योंकि वह उसकी क्षमता जानता था। कुछ देर बाद बाहर से कदमों की आवाज आई। धनुष, जिसके चेहरे पर उत्साह की झलक थी, तेजी से वहां पहुंचा। जैसे ही उसने 8 महान विशेषज्ञों को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। धनुष, तुम इन 8 में से किसी एक को अपना गुरु चुन सकते हो, शंकरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। धनुष ने हर एक को ध्यान से देखा। उनमें से सबसे अलग वह आदमी था जो भालू जैसा दिखता था। उसके हाथ इतने मोटे थे कि वे धनुष की कमर के बराबर लगते थे। अगर वह एक मुक्का मारे तो धनुष को उसकी शक्ति पर जरा भी संदेह नहीं था। तुरंत ही धनुष और भी उत्साहित हो गया। सिर्फ एक चुनना है? मैं सबको क्यों नहीं चुन सकता? धनुष ने जिज्ञासा से शंकरनाथ की ओर देखा। उसकी छोटी भौहें सिकुड़ गईं। शंकरनाथ स्तब्ध रह गया। 8 विशेषज्ञों में से हेमंत सहित सभी की भौहें उठ गईं। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। खंखा, शंकरनाथ ने हल्की खांसी की और गंभीरता से बोला, धनुष, साधना पढ़ाई जैसी नहीं होती। पढ़ाई में तुम कई शिक्षकों से सीख सकते हो, लेकिन मार्शल आर्ट्स ऐसे नहीं सीखी जाती। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक साथ कई इंटरनल टेक्निक सीखो तो तुम पागलपन की स्थिति में पहुंच सकते हो। लेकिन मैं तो एक्सटर्नल टेक्निक सीखने जा रहा हूं ना, धनुष ने तुरंत पूछा। वो तो और भी खतरनाक है, शंकरनाथ ने समझाया। एक्सटर्नल टेक्निक्स में शरीर को उसकी सीमाओं तक पहुंचाकर बार बार तोड़ा और मजबूत किया जाता है। हर विशेषज्ञ की अपनी विधि होती है, जिसे कई लोगों ने आजमाकर सुरक्षित बनाया होता है। लेकिन अगर तुम कई गुरुओं से अलग अलग तरीके सीखो तो वो सब मिलकर तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
फिर उसने लंबी सांस ली। यह बात स्पष्ट थी। इसी बीच एक मांसल गंजा आदमी हंसते हुए बोला, हम आठों में शायद ही कोई ऐसा हो जो किसी और के साथ अपना शिष्य बांटना चाहे। बाकी सब भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे। आरा ही महान गुरु स्तर के बाहरी विशेषज्ञ थे, हर कोई अभिमानी और आत्मसम्मानी। कोई भी साझा शिष्य नहीं चाहता था, लेकिन धनुष के मासूम शब्द सुनकर किसी को बुरा नहीं लगा। आखिर वह सिर्फ 8 साल का था। मैं समझ गया, धनुष ने सिर हिलाते हुए कहा। अचानक उसकी आंखों में शरारती चमक आई। शंकरनाथ का दिल धक से रह गया। वह जानता था कि धनुष दिल का साफ है, पर उसे शरारतें करने का भी शौक है। मिस्टी विला के कई नौकर और पहरेदार उसकी मजाकों का शिकार रह चुके थे। चाचा जी, मैंने दादाजी शंकरनाथ से सुना है कि आप आठों बाहरी कला के महान विशेषज्ञ हैं और मैं आपको अपना गुरु चुन सकता हूं। लेकिन क्या आप सब मुझे पहले एक प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे? तभी तो मैं ठीक से चयन कर पाऊंगा। धनुष ने बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। यह बात तो बिल्कुल सही थी, बिना देखे कैसे चुना जाए? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं सबसे पहले प्रदर्शन करता हूं। मैं सोमदास के पास बहुत सी विशेष कलाएं हैं। वह भारी भरकम व्यक्ति जो आठों में सबसे बड़ा और भालू जैसा दिखता था, आगे आया। उसके हाथ में एक टांग वाला पीतल का पुतला था। सोमदास ने कुछ पल सोचा और हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूं। उसने वह पीतल का पुतला जमीन पर रखा और नजर दौड़ाई। उसकी नजर पश्चिमी बगीचे में रखे एक विशाल नीले पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर लगभग कमर ऊंचा था और उसका वजन लगभग 500 किलोग्राम था। सोमदास आगे बढ़ा और दोनों हाथों से पत्थर को पकड़ लिया। सोमदास ने ठंडी आवाज में गुर्राया। धनुष ने देखा कि उसकी नाक से मानो सफेद भाप निकल रही हो। उसके हाथों की मांसपेशियां उभर आईं, नसें मरोड़ खाने लगीं, मानो जीवित सांप हों। ऊपर! सोमदास ने जोर से चिल्लाया और वह भारी नीला पत्थर सचमुच हवा में उछल गया। धनुष दंग रह गया। 500 किलो का पत्थर उठाना ही असंभव जैसा था, लेकिन इस आदमी ने उसे हवा में फेंक दिया। इसका मतलब था कि उसकी हाथों की ताकत 500 किलो से भी ज्यादा थी। पत्थर लगभग 2 मीटर ऊपर गया और जमीन पर धम्म से गिरा। सोमदास ने स्थिर घोड़े जैसी मुद्रा में खड़े होकर दोनों हाथों से पत्थर को फिर से थाम लिया। नीचे गिरते पत्थर की टक्कर का बल उसके अपने वजन से कहीं ज्यादा था, पर सोमदास ने उसे स्थिरता से पकड़ लिया। यह उसकी असीम ताकत का प्रमाण था। कमाल है, धनुष ने विस्मय से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सोमदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हर हाथ में 400 किलो की ताकत है। दोनों मिलकर 500 किलो से ज्यादा उठाना बच्चों का खेल है। वह स्वाभाविक रूप से बलशाली था, लड़ाकू बाघ दस्ते के 3 महान बाहरी विशेषज्ञों में से एक, जिसे मैचो बियर कहा जाता था। बहुत बढ़िया, अब अगला कौन? धनुष उत्साहित होकर बोला। ऐसी शक्ति देखकर कौन उत्साहित ना हो। उसे लगा कि अगर वह भी ऐसा बन गया तो क्या बात होगी, पर उसे नहीं पता था कि सोमदास जन्म से ही असाधारण रूप से शक्तिशाली था। उसके स्तर तक पहुंचना बेहद कठिन था। तभी एक दुबला पतला आदमी आगे आया, जिसकी नाक बाज जैसी मुड़ी हुई थी। उसने कहा, मैं आयरन सैंड पाम का अभ्यास करता हूं। धनुष ने उसके हाथों पर नजर डाली। वे सामान्य लोगों जैसे नहीं थे, बेहद खुरदरे और नीले रंग के थे। उसने नीले पत्थर के पास जाकर एक तेज हथेली प्रहार किया। पत्थर हिल गया और अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ टुकड़ों में बिखर गया। दर्जनों टुकड़े इधर उधर फैल गए। ऐसी हथेली की शक्ति वाकई अद्भुत थी। धनुष का मुंह खुला रह गया। उसने उस कठोर चेहरे वाले आदमी को हैरानी से देखा। अगर ऐसी हथेली किसी इंसान के शरीर पर पड़ी तो कौन बच पाएगा? तो क्या होगा अब आगे? क्या वह बाहरी तकनीकों से खुद को एक सिद्ध योद्धा बना पाएगा? हेमंत जैसे शक्तिशाली गुरु के बिना क्या धनुष अपनी शक्ति को सीमित महसूस करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड योद्धा धनुष, सिर्फ नॉवेल सीरीज पर। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवेल सीरीज ऐप